देने वाले हो और फिजिक्स में टॉप स्कोर लाना चाहते हो तो आपको फिजिक्स के पिछले 4 ईयर्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते। आपके लिए मैंने तैयार की है पिछले 4 सालों में पूछे गए फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इनके साथ ही आपके लिए मैंने टॉप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। ये जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसका हम वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें बहुत अधिक मेहनत लगी है इन क्वेश्चन को कलेक्ट करने में और इनका टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। इसके लिए आपको आज का जो टारगेट है वो 4 सब्सक्राइबर का है, यानी कि हमारे चैनल पर 593 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही 4 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए कितनी शानदार पीडीएफ तैयार की गई है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने कि आपको केवल अच्छे लगे। मैंने वो टॉप क्वेश्चन लिए जो आपके प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन ऐसी पीडीएफ के लिए आपको एक सब्सक्राइब हर एक विद्यार्थी को जरूर करना, और हमारा जो टारगेट है आज का इस वीडियो को अपलोड करने के पश्चात 4 सब्सक्राइबर का, यानी कि 593 से 597 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो और अधिक जबरदस्त प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए पिछले वीडियो में आपने जो टारगेट दिया था उसको कंप्लीट किया था सब्सक्राइबर का, इसीलिए मैं इस वीडियो में डबल क्वेश्चन लिया है पहले से। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और फिर हम इसका डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। मैं बता दूं, आप यदि पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो वहां से जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद में डायरेक्ट पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, ताकि आपको बार बार वीडियो भी नहीं देखना पड़े, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका समय भी बचे और आपको अच्छी तरीके से अच्छे डिटेल क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाए। ये क्वेश्चंस हैं, उन्हें कलेक्ट करने में काफी समय लगता है। यूट्यूब पर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जाएं और बच्चों के प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले एक वर्गाकार पास का मतलब है लूप को, जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है और 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पास के तल के समांतर है। पास पर लगा बल आघूर्ण डैश क्या होगा? तो आपको बल आघूर्ण बताना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसका जैसे ही आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं, फिर इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन ने कहा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस प्रकार, और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है एक लूप। लूप कैसा? तो लूप रखा गया है वर्गाकार। इस प्रकार वर्गाकार लूप रखा गया है, और इस लूप की भुजा दे दी इसने 1 सेंटीमीटर। भुजा कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। और इसमें धारा भी दे दी है कि 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको बताना है बल आघूर्ण। तो देखिए मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट बता देता हूं कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें लूप को रखा जाता है, तो इस पर एक तो नेट बल कितना होता है? तो नेट बल होता है 0। जब भी एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत इस रूप को रखा जाता है तो नेट बल होता है 0, और इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, वही आपसे पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो टो इक्वल टू होता है बिना साइन थीटा। मैं तो बिल्कुल आसानी से याद करवाता हूं बच्चों को ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। बिना साइन थीटा। थीटा का मान कितना लेंगे? थीटा का मान लेंगे हम 90 डिग्री। अरे क्यों लेंगे 90 डिग्री? क्योंकि देखिए इन दोनों के मध्य कोण कितना होगा? 90 डिग्री। देखिए जो लूप रखा गया है उसमें और चुंबकीय क्षेत्र में जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? साइन 90 का मान होता है 1। इसका मतलब ये वाला पार्ट का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का, धारा का, और फेरों की संख्या, और ए होता है क्षेत्रफल।
अब फेरों की संख्या तो एक ही है, तो एक है, तो ये n लेने की आवश्यकता नहीं है। n बराबर 1 रखोगे तो वही आ जाएगा। कहने का मतलब हमें पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और क्षेत्रफल। तो क्या हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है? तो क्वेश्चन में देखना चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। अरे क्वेश्चन में टेस्ला कहां है? ये रहा टेस्ला। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 0.2। तो बी का मान तो हमें पता चल गया 0.2। आई है धारा। धारा का मान क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है क्या? अरे धारा का मात्रक ही एम्पियर होता है। ये रही 10 एम्पियर की धारा। तो आई के स्थान पर कितना रख दोगे? 10 एम्पियर। अब क्या रहा है? अब हमारे पास केवल और केवल क्षेत्रफल रहा है। केवल और केवल ही क्षेत्रफल रहा है। अरे ये वर्गाकार पास है। कैसा पास है? वर्गाकार पास। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे भुजा का स्क्वायर है। याद करो, भुजा का स्क्वायर है। तो भुजा कितनी दी भाई? भुजा दी है 1 सेंटीमीटर। मीटर में बदल दोगे तो कितना होगा? इसमें 100 का भाग लगा देना, यानी क्या आ जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। ये तो प्रत्येक भुजा दी है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि 0.01 का होल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के स्थान पर कितना रख दोगे? 0.01 का होल स्क्वायर। इसे जब सोल्व करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर कहां से आया है? तो ये बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बोलना मत, बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अब देखिए इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन लिया मैंने। यदि ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, और आज का जो टारगेट हमारा 4 सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करना। देखिए सॉल्यूशन, बेहतरीन सॉल्यूशन दिया मैंने। भुजा दे रखी थी 1 सेंटीमीटर, हमने मीटर में बदल दिया, 0.01 मीटर आ गया। लूप में धारा कितनी बह रही थी भाई? 10 एम्पियर की। क्या चुंबकीय क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र 0.2 टेस्ला। इतना सब कुछ दे रखा था हमें। मैंने कहा था ना टेस्ला दे रखा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। एम्पियर दे रखा है, इसका मतलब धारा का मान है। बाकी क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल 0.01 मीटर कैसे आया है? भुजा का स्क्वायर करोगे तब आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर थी, मीटर में बदला तो 100 का भाग लगाया, 0.01 मीटर आ गई। क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर कर दिया, 0.01 का होल स्क्वायर आ गया। और 0.01 का होल स्क्वायर करते हो तो आप 10⁻⁴ भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र पास के तल के समांतर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है, पास इस प्रकार लिखा है, और तल के अभिलंबुत बी के बीच कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। अरे पास और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। क्लियर हुआ? अब देखिए हमारे पास बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बिना साइन थीटा, यानी BINA। n का मान कितना है? n का मान है 1 रख दिया। a होता है क्षेत्रफल, अभी निकाला था क्षेत्रफल 10⁻⁴ क्षेत्रफल इतना आ गया। चुंबकीय क्षेत्र B का मान दे रखा था, वो B का मान रख दिया। धारा दे रखी थी 10 एम्पियर और B का मान 0.2 था। सारा का सारा मान रखा तो हमें प्राप्त हुआ 2 × 10⁻⁴ मीटर। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसा लगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा लगे ना तो मेरे मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप पूरा सपोर्ट करते रहना। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में धारा वोल्टता से π/2 अग्रगामी है तो परिपथ डैश है। कहने का मतलब बिल्कुल आसान है, घबराओ मत। प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में धारा वोल्टता से π/2 आगे है। जब भी ध्यान रखना धारा आगे होती है π/2 कला। कौन आगे होती है? धारा π/2 कला आगे होती है। तो आपको ऐसे याद रख लेना, धारितीय परिपथ है। मैं तो ऐसे ही याद करवाता हूं बच्चों को, कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन जहां कंफ्यूज होती है मेरे को पहले ही पता चल जाता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है वोल्टता पीछे है, कई बार धारा आगे है, प्रेरकीय परिपथ है, धारितीय परिपथ है। तो आपको बस ध्यान में रखना, धारा आगे होती है ना तो धारितीय परिपथ होगा। धारा π/2 कला अग्रगामी है, इसका मतलब है धारितीय परिपथ है। धारितीय का मतलब क्या है? जिसमें
संधारित्र जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन है डी करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध संधारित्रीय परिपथ है। क्लियर है? तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, धारितीय परिपथ यानी जिसमें संधारित्र जुड़ा है उसमें धारा पाई बाय 2 कला आगे होती है, वोल्टता से धारा पाई बाय 2 कला आगे होती है। अब पूछ ले आपको कि जो धारितीय परिपथ है उसमें पीछे क्या होती है, तो पाई बाय 2 कला पीछे वोल्टता हो जाती है धारितीय परिपथ में। अब इसका उल्टा याद रख लेना प्रेरकीय परिपथ में। प्रेरकीय में क्या होगा, तो धारितीय में क्या होता है, धारितीय में धारा पाई बाय 2 कला आगे, तो प्रेरकीय में धारा पाई बाय 2 कला क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 कला, प्रेरकीय में धारा पाई बाय 2 कला पीछे हो जाएगी और वोल्टता पाई बाय 2 कला आगे हो जाएगी। तो एक कंसेप्ट के आपके 4 कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ध्यान से देखना, एक बार फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे लेकिन आपके कंफ्यूजन रहेगी नहीं। पूछ लेता है कई बार कि धारा वोल्टता से पाई बाय 2 कला आगे है, कभी वोल्टता धारा से पाई बाय 2 कला आगे है, बताइए परिपथ कैसा है। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखना कि धारितीय परिपथ होता है यानी कि जिसमें संधारित्र जुड़ा है, उस धारितीय परिपथ में धारा आगे होती है वोल्टता से। इसने कहा है कि परिपथ में धारा है वो वोल्टता से आगे है, इसका मतलब धारितीय परिपथ है, इसमें संधारित्र जुड़ा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसमें वोल्टता क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। इसका उल्टा हो जाता है प्रेरकीय में, प्रेरकीय में वोल्टता आगे हो जाती है और धारा पाई बाय 2 कला पीछे हो जाती है। क्लियर है? अब देखिए बेहतरीन नीचे सॉल्यूशन दिया है ताकि आप फिर से पढ़ो ना तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नीचे मिल जाएगा। एक शुद्ध संधारित्रीय वाले परिपथ में धारा आई वोल्टता V से 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन आगे होती है। क्लियर है? यानी कि धारा वोल्टता से पाई बाय 2 कला आगे होती है। इसके विपरीत प्रेरकीय में धारा क्या होती है, पश्चगामी, पीछे होती है। क्लियर है? ये मैंने नोट भी कर दिया है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए। अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल ही मैंने हलवा क्वेश्चन नहीं लिया आपके लिए क्योंकि आपको केवल खुश कर दूं मैं आसान आसान क्वेश्चन लाके, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम में पूछे गए और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो क्वेश्चन ही मेरा करवाने का टारगेट है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपको केवल आसान आसान क्वेश्चन लाके और खुश कर दूं। क्वेश्चन को आपको फोड़ना है और जबरदस्त तरीके से फोड़ना है, समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है तीसरा, आसन कुंडलियों के एक युग्म में उनमें से एक कुंडली में 0.25 सेकंड में धारा 0 एम्पियर से परिवर्तित कर 10 एम्पियर के लिए आसन कुंडलियों में चुंबकीय अभिवाह यानी चुंबकीय फ्लक्स 15 वेबर से बदल जाता है। कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा? देखिए क्वेश्चन बड़ा होता है, वो केवल कंफ्यूज करने के लिए होता है। हमें क्वेश्चन की नोज पकड़नी होती है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन की नोज पकड़ी तुरंत क्वेश्चन को फोड़ दो। इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है? एक दिया चुंबकीय फ्लक्स, याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। वेबर देखा और मेरे को पता चल गया भाई चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है। धारा भी दे रखी है, धारा 0 एम्पियर से 10 एम्पियर तक हो रही है परिवर्तित, और समय भी दिया है। लेकिन अब आपको अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, डेल फाई इज इक्वल टू होता है, डेल फाई इक्वल टू होता है एम डेल आई। क्लियर है? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एम का मान। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एम का मान। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल फाई बट्टा डेल आई। डेल फाई का मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन। अरे फ्लक्स में परिवर्तन कितना है? 15 वेबर से बदल रहा है। देखिए से बदल रहा है यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन दे रखा है 15, ये लिख दिया भाई। बट्टा में क्या आ जाएगी? धारा। धारा कितनी दी है? धारा 0 एम्पियर से 10 एम्पियर तक परिवर्तित हो रही है, यानी 10 में से 0 घटाओगे तो कितना है? 10 एम्पियर ही आएगा, यानी कि धारा का मान दे रखा 10। इसमें हमें समय चाहिए ही नहीं, समय की आवश्यकता ही नहीं है। देखो डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। 15 में 10 का भाग लगाओ, 1.5 हेनरी। ध्यान रखना सौ प्रेरकत्व आ जाए, अन्योन्य प्रेरकत्व आ जाए, इनका डायरेक्ट मात्रक पूछ लेता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो मैं इन बड़े क्वेश्चन में ऐसे ही बता देता हूं, मात्रक हुआ ये तो देखिए आपको पूछ लेना अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, कह देना हेनरी। सौ प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, याद रख लेना। सौ प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व है,
इनका मात्रक हेनरी होता है। तो कितना हो गया, 15/10 हो गया 1.5 हेनरी। क्लियर हुआ? कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आपको? इसका देखिए सॉल्यूशन मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है। फाई बराबर क्या होता है, एम आई। यहां फाई फ्लक्स में परिवर्तन है, आई धारा में परिवर्तन है। क्लियर है? फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब डेल फाई का मान दे रखा था 15 वेबर, डेल आई का मान दे रखा था 10 - 0 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर एम आई। फाई बराबर एम आई, फाई का मान कितना है 15। ये लो एम हमें ज्ञात करना है, न्यून प्रेरकत्व है। आई 10 एम्पियर, एम का मान निकालना है तो 15/10 1.5 हेनरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और जबरदस्त क्वेश्चन है। हालांकि आपको लगता होगा कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया है कि मैं आपको कुछ करने के लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं लेकर आना वाला हूं जो आप ऐसे ही कर लोगे। मैंने तो क्रीम क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बनाया है। जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को कलेक्ट करके और इनका टॉप सॉल्यूशन नीचे लिख दिया है, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो, कलेक्ट कहां से करें, इनका सॉल्यूशन कहां से, आपका समय बच जाएगा इससे। बस आप इस चैनल को सपोर्ट करना, जैसे ही 4 सब्सक्राइबर और बढ़ाओगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट लेवल का। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में दिया है जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। चित्र ए में, यह है चित्र ए, अनियमित आकार का एक तार है। अनियमित आकार का, देखो ये तार कैसा है, अनियमित आकार का ना, ऐसे ऐसे कैसा भी तार हो गया। अनियमित आकार का तार है और चित्र बी में तार का एक वर्ताकार पास है, और इस बी चित्र में तार का एक कैसा है, वर्ताकार पास है। विभिन्न एक समान चुंबकीय क्षेत्रों में रखा गया है, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन एक में क्रॉस है, क्रॉस का मतलब है तल के लंबवत अंदर की ओर है। ए में तो चुंबकीय क्षेत्र, बी में डॉट है, डॉट का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो बी में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर है। क्लियर हुआ? अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी बाकी है। अभी तो इसने क्वेश्चन में दिया है, डायग्राम के बारे में बताया है, अब है असली क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछा है कि चित्र ए में, यह रहा चित्र ए में, तार एक वर्ताकार पास में बदल रहा है। चित्र ए में ये जो तार है वो देखो इस प्रकार है, यानी कि इसका आकार बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये वर्ताकार रूप में बदलने की कोशिश कर रहा है। और बी डायग्राम में तार एक संकीर्ण सीधे तार में बदल रहा है, और बी में देखो ये एरो लगा रखा ना, इस प्रकार देखो, ये लो इस प्रकार ये वर्ताकार तार था ना, ये धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, ये संकीर्ण यानी छोटा हो रहा है। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, केवल हमें धारा की दिशा पूछी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर बताना है। ये आपको 4 विकल्प भी मैं दिखा देता हूं कि दक्षिणावर्त होने वाली है, ए में बी में दोनों में दक्षिणावर्त होगी, दोनों में वामावर्त होगी, ए में दक्षिणावर्त और बी में वामावर्त होगी, ए में वामावर्त और बी में दक्षिणावर्त होगी। तो देखिए, सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आपको वैसे वीडियो से में रिकॉर्ड करे तो दिखाई दे देता है, लेकिन ऐसे आपको स्क्रीन पर दिखाना काफी डिफिकल्ट है। मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना कि हमें पूछा है धारा की दिशा। हमें क्या पूछा है, धारा की दिशा पूछी है। धारा की दिशा पूछी है। सबसे पहले ए में देखते हैं कि धारा की दिशा क्या है। ए में क्या हो रहा है, डायग्राम में दे रखा है कि ये जो अनियमित आकार का तार है ये बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है ना, इस प्रकार एरो है, इस प्रकार, यानी कि इसका आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है इसका मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन अधिक होगा। इसका मतलब क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन अधिक होगा। फ्लक्स में परिवर्तन अधिक होगा तो लेंज का नियम क्या कहता है, जो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। यानी फ्लक्स बढ़ रहा है तो लेंज के नियम के अनुसार फ्लक्स क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। फ्लक्स घटना चाहिए तो आपको जो धारा की दिशा है वो किस प्रकार होगी, प्रेरित जो धारा की दिशा है वो मुख्य धारा के विपरीत होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है वामावर्त दिशा होगी। ए में दिशा किस प्रकार होगी, वामावर्त। क्लियर हुआ?
अब देखते हैं बी को। बी में एरो किस प्रकार है? बी में एरो कुछ इस प्रकार, यानी कि ये लूप है वो छोटा हो रहा है, संकीर्ण हो रहा है। इसका मतलब आकार छोटा हो रहा है, इसका मतलब है कि फ्लक्स भी घटेगा। फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। लेकिन लेंज का नियम क्या कहता है कि घट रहा है तो फ्लक्स को फिर बढ़ाओ। और जब आपको फ्लक्स को बढ़ाना है, फ्लक्स को बढ़ाना है तो प्रेरित धारा की दिशा और मुख्य धारा की दिशा एक ही होनी चाहिए। यानी कि जो मुख्य धारा एंटी क्लॉकवाइज थी, तो जो प्रेरित धारा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त ही होनी चाहिए। इसका मतलब ए और बी दोनों में ही वामावर्त होगी धारा की दिशा। जो हमारे ऑप्शन कौन से में दे रखे हैं? ऑप्शन बी में दे रखा है ए और बी दोनों में ही वामावर्ती दिशा होने वाली है धारा की दिशा। ज्ञात कैसे किया है? तो हमने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं ये दिशा। क्लियर हुआ? इसका मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। यदि कंफ्यूजन हो ना इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको अलग से व्हाइट बोर्ड पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखकर और फिर मेरे हाथ को दिखाकर उस दाएं हाथ का अंगूठे का नियम हाथ से लगाकर दिखा दूंगा, तो और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। जो बैच में पढ़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, जो 12th क्लास का अच्छी तरीके से बैच पढ़ा है उनको तो ऐसे ही आ जाते हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए ए के लिए क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा था ना। ए में देखो इस प्रकार था, इस प्रकार तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र था और जो लूप का आकार बढ़ रहा था इस प्रकार। क्षेत्रफल बढ़ रहा है जिसके फ्लक्स भी बढ़ रहा है। मैंने कहा था ना क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसका फ्लक्स ही बढ़ रहा है, फ्लक्स भी बढ़ रहा है। लेंज के नियम के अनुसार धारा इसे घटाने के लिए, लेंज का नियम क्या चाहता है? फ्लक्स बढ़े नहीं, फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसे घटाओ जल्दी। लेंज का नियम यही कहता है। लेंज का नियम है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। देखो लेंज का नियम आया तो मैं बता देता हूं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, एक बार पूछा गया था। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो ये लेंज का नियम क्या चाहता है? फ्लक्स घटाए। फ्लक्स घटाने के लिए क्या करना होगा? घटाने के लिए बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी जो वामावर्त दिशा में होगी। क्लियर है? और इसी प्रकार बी में क्या है? बी में क्षेत्रफल घट रहा है। बी में देखो एक तो तल डॉट बना रहा हूं, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब ये जो लूप है वो संकीर्ण हो रहा था, इस प्रकार छोटे तार में बदल रहा था, है ना। तो क्षेत्रफल घट रहा है, क्षेत्रफल घट रहा है, इसका मतलब है फ्लक्स भी घट रहा है। लेकिन हमें फ्लक्स को क्या करना है? बढ़ाना है। फ्लक्स घट रहा है, इसे सहारा देना है, यानी कि इस फ्लक्स को बढ़ाना है। तो प्रेरित धारा की दिशा और मुख्य धारा की दिशा एक ही हो जाएगी। इसे सहारा देने के लिए धारा बाहर की ओर ही क्षेत्र बनाएगी और वामावर्त दिशा में होगी। क्लियर है? देखिए बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिया है। यदि कोई डाउट लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपने हाथ से मैं आपको अच्छी तरीके से कलर करवा दूंगा, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई भी दे देगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन देखोगे ना तब पता चलेगा सच में कंटेंट में दम है। और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, मैं नहीं बनाया है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को लिया, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूं कि सूची ए में 4 आरेख दिए गए हैं। सूची ए में आपको 4 आरेख ए और बी दिखाई दे रहे हैं, 2 नीचे और दे रखे हैं, जो दर्शाते हैं परिपथ के अभिलाक्षणिक। सूची बी में के अनुसार प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह का विरोध आवर्ती के साथ कैसे परिवर्तित होता है? कहने का मतलब है आपको सुमेलित करना है, ए सूची को बी सूची से सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले ये 4 ऑप्शन आपके सामने। क्लियर है? मैं तो आपको देखो ऑप्शन कट करके भी कर सकते हो। जैसे हम जानते हैं संधारित्रीय प्रतिघात, यानी कि x c बराबर क्या होता है? 1/c ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, x c 1/f व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ग्राफ किस प्रकार होगा? इसका मतलब ग्राफ इस प्रकार होगा। तो जो हमारा 2 नंबर है वो किससे मिलेगा? 2 नंबर वो C से मिलेगा। 2 नंबर है वो किससे मिल जाएगा? C से मिल जाएगा।
प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, यानी ये आवर्ती के सीधा समानुपाती है। इसका मतलब है 3 नंबर वाला किसे मिल जाएगा? बी से। अब जिस ऑप्शन में ये दो दे रखे हैं उन्हीं को डायरेक्ट मिला दो, ठीक है ना। बाकी देखो प्रतिरोध है, ये आवर्ती पर निर्भर ही नहीं करता है, तो चौथे का किससे हो जाएगा? ए से हो जाएगा। चौथा किससे मिल जाएगा? ए से। बचा हुआ 1 नंबर है वो डी से मिल जाएगा। क्लियर है? इसका देखिए मैंने नीचे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया आपको। ए में हमने 4 नंबर मिलाया था, अभी देखा था कि ए में 4 नंबर है। किस प्रकार है कि ये प्रतिरोध और आवर्ती पर निर्भर ही नहीं करता है, प्रतिरोध है वो आवर्ती पर निर्भर ही नहीं करता है, इस प्रकार ही हमने मिलाया था ना। फिर बी में थर्ड था, यानी कि अक्सर है वो सीधा किसके समानुपाती था? फ्रीक्वेंसी के, तो इस प्रकार था। सी में क्या था? सी में सेकंड वाला ग्राफ था कुछ इस प्रकार वाला, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है तो इस प्रकार ग्राफ बनेगा। ये सीधा समानुपाती था तो ये इस प्रकार बन जाएगा। प्रतिरोध निर्भर ही नहीं करता है तो ये डायरेक्ट वक्र इस प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार डी हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है? ये जो डी था उसमें कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को के ऊर्जा घनत्वों का अनुपात डैश है। तो ऊर्जा घनत्व का अनुपात विद्युत क्षेत्र के लिए और चुंबकीय क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व का अनुपात क्या होता है? तो बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। इनका रेशियो लेते हो तो 1:1 आता है। क्लियर है? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कि विद्युत चुंबकीय तरंग में औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दोनों बराबर हैं इसका मतलब रेशियो क्या होता है? 1:1। बिल्कुल कंफ्यूजन तो नहीं है ना। बराबर किस प्रकार होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसे डिटेल में पूछना है तो देखो मैं यहां पर समझा देता हूं। बाकी डायरेक्ट ये दोनों ही ऊर्जा घनत्व है तो दोनों का रेशियो 1:1 है। देखिए U बराबर क्या था? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई था, हम जानते हैं E बटा बी बराबर क्या होता है? C होता है, यानी कि यहां E था, E के स्थान पर हम लिख सकते हैं बी सी। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था ना तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, हमारे पास आपको पता हो तो C होता है प्रकाश का वेग जिसका मान होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हो C स्क्वायर बराबर हो जाता है, इसका स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि C स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हो जाता है 1। इसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। क्लियर है ना? C स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे, कहां रखेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये जो समीकरण है ये तो किसका है? UE का। क्लियर है? इसमें भाग किसका लगाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व यानी UB का। UB कितना था? तो बी स्क्वायर बट्टा 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बट्टा 2 म्यू नॉट। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो देखो बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब ये 2 है सबसे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? तो ये 2 आ जाएगा यहां पर, यहां से कैंसिल होकर सबसे ऊपर आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये म्यू नॉट कहां जाएगा? सबसे ऊपर, यानी कि म्यू नॉट यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो C स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, C स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है? 1। तो ऊपर भी 1 और नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया तो 1:1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको डिटेल भी बता दिया है, आपको तो डायरेक्ट ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों ही ऊर्जा घनत्व का अनुपात पूछा है तो 1:1 हो जाएगा। बाकी डिटेल भी मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो मेरे कहने पर
4 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा देना, सभी एक एक सब्सक्राइब करोगे, इतने में हमारे 593 से 597 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का सही विन्यास लिखिए। तो आपको आना चाहिए तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम, आवर्ती का बढ़ता क्रम और आवर्ती का घटता क्रम। तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है रेडियो तरंग की, फिर सूक्ष्म तरंग की, फिर अवरक्त तरंग की, फिर दृश्य प्रकाश और फिर एक्स रे की। क्लियर है? तो हमारा 3 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह है तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम, यानी रेडियो तरंगों का अधिक होता है, फिर घटते क्रम में इस प्रकार हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम है, इसका मतलब ये आवर्ती का बढ़ता क्रम हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का उल्टा हो जाएगा आवर्ती का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये देखिए घटता तरंग दैर्घ्य रेडियो का सबसे अधिक, फिर सूक्ष्म तरंगे यानी कि माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी रेज और एक्सरे। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक और बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया, एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, ऐसे मत समझना केवल 10 क्वेश्चन लिए। ये देखिए इसमें भी 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे, पिछले में भी 4 क्वेश्चन होंगे, मैं एक्सप्लेनेशन में भी मात्रक वगैरह बता देता हूं 5, 7, 10। तो ये क्वेश्चन एक एक बनाकर फिर आपको 50 क्वेश्चन बना दो, इससे बेहतर है कि 10 क्वेश्चन को डिटेल जबरदस्त सॉल्यूशन कर दिया जाए। इसमें पूछा गया है ए को बी से मिलाना है, उत्पादन विधि क्या है? तो देखिए सूक्ष्म तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो मैग्नेट्रॉन से उत्पन्न होती है। क्लियर है? ए में क्या होगा? सेकंड। ए में क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। जो हमें पता होता है सबसे पहले वो मिला लो इस प्रकार। अब आपको पता है कि एक्स किरणें किससे उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉनों की बमबारी से, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 4। क्लियर दिखाई तो दे रहा है ना? देखो ए में क्या हो गया? सूक्ष्म तरंगे मैग्नेट्रॉन से। क्लियर है? एक्सरे वो इलेक्ट्रॉनों की बमबारी के कारण। सी में चौथा रेडियो तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो ये एलसी ऑसिलेटर से। बाकी अवरक्त तरंगे परमाणु या अणुओं के कंपन से। क्लियर है? तो ए में सेकंड हो जाएगा, बी में थर्ड हो जाएगा और सी में फोर्थ। अरे वाह, ए में सेकंड, बी में थर्ड और सी में फोर्थ। इसी प्रकार है क्या? देखिए आंसर चेक करते हैं। ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ। क्लियर है? यही इसका डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखते हैं लास्ट 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, इससे आगे भी एक मैंने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन लिया है, इससे आगे भी मैंने एक क्वेश्चन लिया, बेहतरीन क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। अब ये नहीं है कि ये लास्ट क्वेश्चन ही है, इसके आगे एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में पूछा गया है लेंस की वक्रता त्रिज्याओं के निश्चित मानों के लिए लेंस की समता P और अपवर्तनांक म्यू के बीच संबंध क्या होगा? अरे आपको लग रहा होगा सर ने डायरेक्ट P बराबर 1/f का लिया होगा ये क्वेश्चन तो, लेकिन इसमें भी मैंने आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, मैंने अपवर्तनांक को फंसाया है। लेंस की समता P है, मैं मानता हूं, लेकिन इसे भी आगे सोल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हलवा क्वेश्चन है टिक लगा दिया डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे वीडियोस में तो आपको ऐसे ही टॉप कंटेंट मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल ऐसे खुश करने वाला नहीं हूं आसान आसान क्वेश्चन करवा के। जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको जबरदस्त सॉल्यूशन करेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए P बराबर 1/f होता है, लेंस की समता P बराबर 1/f, फॉर्मूला पढ़ रखा है, ध्यान रखना ये भी यहां पर मीटर में होता है। क्लियर है? इसका मात्रक क्या होता है लेंस की समता का? इसका मात्रक होता है डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्लियर है? अब देखिए 1/f है, क्या लेंस मेकर सूत्र पढ़ रखा है? लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर क्या होता है? म्यू माइनस 1 कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2। यदि अपवर्तनांक n लेते हो तो 1/f बराबर होता है n-1 कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये P किसके समानुपाती हो गया? म्यू माइनस 1 के। क्लियर है? गजब के क्वेश्चन लगते हैं मेरे को तो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, P समानुपाती हो जाएगा म्यू माइनस 1 के। क्लियर है? इसी का मैंने नीचे सॉल्यूशन दे दिया है ताकि आप वापस पढ़ो ना तो बिल्कुल बार बार वीडियो भी नहीं देखना पड़े। लेंस मेकर सूत्र होता है, देखो शक्ति P बराबर 1/f होता है और f है 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, यानी P सीधा समानुपाती है म्यू माइनस 1 के। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको ऐसे ही नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। नीचे दिए गए चित्र में ए, पी और बी 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, अरे इसने आर का मान दे दिया आपको। क्वेश्चन पढ़ते हो तो ध्यान देते रहना। वक्रता त्रिज्या का एक वक्रीय पृष्ठ है जो वायु के लिए अपवर्तनांक का मान कितना होता है? वायु के लिए अपवर्तनांक का मान होता है 1, और एक पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि N2 ले लेते हैं इसे, वो दे रखा है 4/3 है। क्लियर है? एक बिंदु वस्तु को वायु में पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर P से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी कि आपको दे रखा है कि एक बिंदु वस्तु बिंब दूरी U दे रखी है, बिंब दूरी U दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो प्रतिबिंब दूरी आपसे पूछी है, V पूछा है। तो ध्यान देना, गोलीय सतह के कारण अपवर्तन का फॉर्मूला होता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू होता है N2 माइनस N1/R। तो यही फॉर्मूला हम यहां पर लगा देते हैं। देखिए किस प्रकार, ये हमारे पास ऑप्शन थे। तो सबसे पहले वायु के लिए अपवर्तनांक का मान 1 और N2 का मान दे रखा था पदार्थ के लिए 4/3। गोलीय सतह के कारण जो अपवर्तन होता है तो इसका फॉर्मूला N2/V माइनस, सॉरी मैंने पीछे फॉर्मूला गलत बताया होगा, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला ध्यान में रखना। इसके लिए फॉर्मूला होता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। क्लियर है? N2 का मान कितना है? 4/3। N1 का मान वायु के लिए 1 ले लेना। आपको U बिंब दूरी U 20 सेंटीमीटर दे रखी है, R त्रिज्या भी दे रखी है इसने 10 सेंटीमीटर। N2 माइनस N1 V का मान पूछा है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन नीचे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। N1 वायु के लिए 1 होता है, N2 पदार्थ के लिए 4/3 है, और उसके बाद में पृष्ठ अवतल है इसलिए वक्रता त्रिज्या R ऋणात्मक होगी। यदि R को अनंत या बहुत बड़ा माने तो N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया। सब की वैल्यू रख दोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर बाईं ओर हो जाएगा। जिस विद्यार्थी ने इस वीडियो को पूरा देखा है और ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर हर विद्यार्थी एक सब्सक्राइब करोगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो, आपने पिछले वीडियो को मैंने 2 सब्सक्राइबर का बोला था, आपने 4 सब्सक्राइब किए, तो मैंने भी क्वेश्चन 5 की जगह 10 लिए, और 10 क्वेश्चन ही नहीं, 10 क्वेश्चन में 10 का 3 गुना कर लो, हर क्वेश्चन में आपको 4-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इतने 30 क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिए हैं। ऐसे यदि पूरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन आपको कलेक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप पूरा सपोर्ट करता रहना। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।